तो आज बात करेंगे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स हम क्या है कि डे टू डे लाइफ में या आप कुछ इंजीनियरिंग फील्ड में कुछ डिजाइन करना चाहते हो, एरोप्लेन है, ब्रिज का स्ट्रक्चर्स वगैरह है, रेलवे है, तो उन सारे स्ट्रक्चर्स को सम प्रॉपर्टीज होते हैं जो उसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, और उसके नॉलेज के बेसिस पर ही उसको अप्लाई करते हुए हम क्या करते हैं, उसका डिजाइन करते हैं। तो किसी भी मैकेनिकल स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए या सिविल स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम उसी की स्टडीज करेंगे। तो उसमें बेसिकली ये 10 टर्म है, 10-11 टर्म्स है, और भी हैं, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। बस 10-11 टर्म है जो आगे का हम चैप्टर को बढ़ाने के पहले हम ये बेसिक टर्म को जान लेते हैं। तो आप देखते हैं कि फर्स्ट टर्म है इलास्टिसिटी। फर्स्ट टर्म इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द इलास्टिसिटी आपका है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल by virtue of which if the external force removed it will regain its shape and size। मतलब लेट से कि हमारा ये बॉडी है, हमने क्या किया, इस पर एक टेंसाइल फोर्स लगाया। हमने क्या किया है, टेंसाइल फोर्स लगाया है बॉडी ए पर। तो क्या होगा, जब आप बॉडी को स्ट्रेच करोगे, टेंशन लगाओगे, तो इसका इलोंगेशन होगा। लेट से ये हमारा क्या हो गया, कुछ ऐसा हो गया। ये हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर ये हमारा ऐसा हो गया। अब हमने क्या किया कि इस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दिया। अब ये स्ट्रेच करने के बाद हमने एक्सटर्नल फोर्स को ये रिमूव कर दिया। देखो पहले ऐसा डायमेंशन था, ठीक है। जैसे स्ट्रेच को रिमूव किया तो हमने क्या देखा कि फिर से अपना ये शेप एंड साइज को रिगेन कर ले रहा है। ये डैश हो गया था तो ये बी हो गया, और हमने देखा कि ए इज नथिंग बट द बी इन शेप एंड साइज। तो हमने क्या देखा कि हमने जैसे एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया तो वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ गया। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है बॉडी का, उस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं कि it is the property of the material by virtue of which the external force, after the removal of external force, it will regain its shape and size। ऐसे बॉडी को बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। ऐसे बॉडी को क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी। लेट्स से एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा रबर है। आप रबर को एक्सटेंड करते हो, जैसे छोड़ते हो फिर से अपने शेप एंड साइज में आ जाता है। तो ऐसे को कहते हैं इलास्टिक बॉडी, और जो उसका प्रॉपर्टी होता है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि व्हाट इज प्लास्टिसिटी। अब हम देखते हैं व्हाट इज प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी में हमने देखा कि एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करने के बाद अपना शेप एंड साइज को रिगेन कर रहा है। बट प्लास्टिसिटी के केस में क्या होगा, प्लास्टिक बॉडी वैसे बॉडी को कहते हैं कि आफ्टर रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स बॉडी विल नॉट रिगेन इट्स शेप एंड साइज। तो ऐसे को बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी, और वो जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। लेट से कि आप मड को ले लो, कीचड़ वगैरह को आपने बड़ा अच्छा गोला बनाया था मड का, और पुट्टी, वॉल पुट्टी वगैरह जो होता है, आपने क्या किया, एक फोर्स लगा दिया इस पर, तो ये ऐसा कुछ हो गया। लेट से कि ये ऐसा हो गया। अब आप एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देते हो तो ये ऐसा ही रह जाएगा, ये अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा। मड को ले लो, पुट्टी, ये आइडियल एग्जांपल है प्लास्टिक बॉडी का। तो ये इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। अब डक्टिलिटी क्या होता है, देखो डक्टिलिटी क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी उस बॉडी का बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। मतलब आप एक टेंशन फोर्स लगा के उस मटेरियल पर उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। लेट से कि हमारा ये जो कोई बॉडी है, हम उस पर फोर्स लगा कर उसे वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके लेंथ में इंक्रीज होता जाता है। ये फोर्जिंग टेक्नोलॉजी वगैरह में हम वायर बेंडिंग वगैरह में
हम देखते हैं जहां वायर का मैन्युफैक्चरिंग होता है स्टील का, तो ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वायर्स। और ये डक्टाइल मटेरियल ऐसे को बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल, और प्रॉपर्टी होता है डक्टिलिटी। तो डक्टाइल मटेरियल जो होता है, डक्टाइल मटेरियल जो होता है वो टेंसाइल फोर्स को, टेंसाइल फोर्स, जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो टेंसाइल फोर्स लगाने पर वायर्स में कन्वर्ट होता है। ये किस में कन्वर्ट होता है? कन्वर्टेड इनटू वायर्स लॉन्गिट्यूडनली, लेंथ के अलॉन्ग, जिधर फोर्स लगाओगे उधर की ओर उसका लेंथ बढ़ेगा। ये एग्जांपल एक होता है, जैसे स्टील ले लो, एग्जांपल के लिए स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है, एल्यूमिनियम एक डक्टाइल मटेरियल है। इनको देखना है, स्टील और एल्यूमिनियम का वायर्स हमें मिल जाएगा, और भी बहुत सारे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रिटलनेस, और ब्रिटल मटेरियल क्या होता है। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, देखो ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल क्या होता है? ये ब्रिटल मटेरियल होता है ऐसा कि ये जो है, पहली बात कि ब्रिटल मटेरियल कभी भी टेंसाइल फोर्स को, कभी भी टेंसाइल फोर्स को अलाउ नहीं करेगा, आप उस पर टेंसाइल फोर्स नहीं लगा सकते हो, ठीक है। ये हमेशा इस पर अगर कोई फोर्स लगेगा तो वो है कंप्रेशन। एक सर्टेन लिमिट तक आप उसमें कंप्रेसिव फोर्स लगा सकते हो, आप इसमें कंप्रेसिव फोर्स लगा सकते हो, ठीक है ना, कंप्रेसिव फोर्स। लेट्स से एग्जांपल है ग्लास, ग्लास को आप एंड पकड़ के खींचोगे तुरंत ब्रेक हो जाएगा। आप आराम से उस पर बैठोगे तो वो लोड को एक सर्टेन लिमिट तक लेगा, उससे ज्यादा बहुत दोगे तो वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रिटल मटेरियल क्या होता है कि इट सडन फ्रैक्चर, तो ब्रिटल मटेरियल इज द मटेरियल इन विच ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स सडन फ्रैक्चर्स टेक्स प्लेस, वो अचानक से टूट जाएगा, और इट विल नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट फ्रैक्चर। एक फ्रैक्चर होगा लेकिन इंफॉर्मेशन हमें पता नहीं चलेगा। जैसे रबर है, उसको धीरे धीरे खींचते हो, एक लिमिट तक जाके वो पतला होगा, आपको समझ में आ जाएगा ये टूटने वाला है। लेकिन ग्लास जो है अचानक ठीक है और सडन टूट जाएगा, वो सडन फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये क्या है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ये ग्लास हुआ, कास्ट आयरन हो गया, सिरामिक हो गया, ये सब क्या है? ब्रिटल मटेरियल। ये सब क्या है? ब्रिटल मटेरियल है। अब देखो नेक्स्ट टर्म आता है मालिएबिलिटी, मालिएबिलिटी। तो पहले थोड़ा सा डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल देख लेते हैं। अच्छा, डक्टाइल मटेरियल में लेट से कि हमारा कोई ये बॉडी था, ठीक है, हमने दोनों एंड पर टेंसाइल फोर्स लगाया, तो उन पे कैसा फोर्स है? टेंसाइल फोर्स लगा दिया इस बॉडी पर। तो क्या होगा, आप खींचते जाओगे, जब इसका ब्रेक होगा, जब डक्टाइल मटेरियल एक लिमिट के बाहर आप फोर्स लगा दोगे तो उसमें भी फ्रैक्चर होता है, लेकिन फ्रैक्चर होने के बाद जब ये ब्रेक करेगा तो ये कप और कोन के रूप में टूटेगा। ये कप एंड कोन बनाता है, कौन सा? डक्टाइल मटेरियल। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब पूछे जाते हैं कि जब भी फ्रैक्चर होगा डक्टाइल मटेरियल का ड्यू टू टेंसाइल फोर्स, तो ये क्या है? कप एंड कोन फॉर्म करेगा, और एक प्लेन से ये एक प्लेन बनेगा जिसपे ब्रेक करने वाला है, जिसको शियर प्लेन कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो इससे 45 डिग्री का एंगल बनाता है, प्लेन से 45 डिग्री। और हमेशा डक्टाइल मटेरियल फ्रैक्चर होने के बाद क्या बनाता है? कप एंड कोन बनाता है, ठीक है। लेकिन ब्रिटल मटेरियल के केस में क्या होता है? ब्रिटल मटेरियल सडन फेलियर होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो सडन होगा, ये इस तरह से, और ये 90 डिग्री पर फ्रैक्चर होगा। ये कैसे फ्रैक्चर होगा? 90 डिग्री पर। ये कप एंड कोन नहीं बनाएगा, स्ट्रेट लाइन की तरह रहेगा, 90 डिग्री पर फ्रैक्चर होगा। कब? जब आप टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो। कब? जब आप टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो। ये किसके लिए है? ब्रिटल मटेरियल पर। ये किसके लिए है? ब्रिटल मटेरियल पर। आगे और भी हम बात करेंगे, धीरे धीरे अलग से हम प्रॉपर्टीज को और डील करेंगे जैसे जैसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं मालिएबिलिटी। मालिएबिलिटी जिस तरह की हमने पढ़ा था कि डक्टाइल मटेरियल वैसा मटेरियल होता है, डक्टिलिटी केस में वो प्रॉपर्टी है कि इसको, इस प्रॉपर्टी में टेंसाइल फोर्स लगा के मटेरियल को वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। जबकि मालिएबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि जिसमें हैमरिंग करके कंप्रेसिव फोर्स लगा के, हैमरिंग करके कंप्रेसिव फोर्स लगा के इसको
थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं ये मालिएबल मटेरियल है, और उसका जो प्रॉपर्टी है वो मालिएबिलिटी है। ये इसको क्या करोगे, कोई भी शीट लाओगे उसको हैमर करते जाओगे उसको, तो ऑल डायरेक्शन में ये इंक्रीज करेगा, सभी डायरेक्शन में क्या करेगा, एक्सपैंडेबल होगा, एक्सपैंड करेगा, एक्सटेंसिबल होगा खींच के। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके हम शीट्स मैन्युफैक्चरिंग, फोर्जिंग वगैरह में हम यूज करते हैं, फोर्जिंग टेक्नोलॉजी में आगे आप पढ़ोगे। और ये जो है ये हाई प्लास्टिसिटी होता है इस मटेरियल में, क्योंकि क्या हो रहा है, प्लास्टिसिटी क्या है कि बॉडी ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर सकता, तो ये प्लास्टिक होगा, ये एक बार शेप चेंज हो जाएगा तो अपना वापस नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, टफनेस। नेक्स्ट है आपका टफनेस ये एक तरह का कुछ नहीं, ये एक तरह का एनर्जी है। ये क्या है, एक तरह की एनर्जी है जो बॉडी ऑब्जॉर्व करता है, जब किसी बॉडी पर आप साइक्लिक लोड लगा रहे हो या शॉक दे रहे हो बार बार, तो बॉडी उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है। टूटने के पहले तक, फ्रैक्चर होने के पहले तक वो जितना एनर्जी ऑब्जॉर्व कर सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, वो ऑब्जॉर्व करके अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाहर वो जब चला जाएगा तो फ्रैक्चर हो जाएगा। तो टिल फ्रैक्चर के जस्ट पहले तक जितना एनर्जी वो ऑब्जॉर्व करता है कोई बॉडी, फ्रैक्चर के पहले तक, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, टफनेस। उस एनर्जी को क्या कहते हैं, टफनेस। जैसे ये कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है माइल्ड स्टील के लिए, आगे हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इसको, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, स्ट्रेस कुछ नहीं होता है, इन फोर्स बाय लोड मान लो आप, लोड पर यूनिट एरिया, एक तरह से क्या है, लोड पर यूनिट एरिया। और ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, स्ट्रेन होता है डिफॉर्मेशन बाय ओरिजिनल शेप एंड साइज, डिफॉर्मेशन ये लॉन्गिट्यूडिनल होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये आगे और पढ़ेंगे। तो ये एक तरह का ग्राफ है कि बॉडी को एक कोई माइल्ड स्टील है, उसको यूटीएम मशीन में दोनों एंड में हमने लोड लगा दिया है, वो खिंचता जा रहा है। ठीक है ना, आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये एक फ्रैक्चर पॉइंट आता है, मतलब किसी को भी आप खींचते जाओगे वो एक्सटेंड होता जाएगा, तो लिमिट के बाद वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, वो उसका फ्रैक्चर पॉइंट है। तो टिल फ्रैक्चर पॉइंट, देखो ये फ्रैक्चर पॉइंट है, टिल फ्रैक्चर पॉइंट जितना एनर्जी ऑब्जॉर्व किया, मतलब इसका पूरा इस ग्राफ का हम निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे। तो वो जो एनर्जी ऑब्जॉर्व किया, कैसा, साइक्लिक या शॉक लोड लगाने पर टिल फ्रैक्चर, जस्ट बिफोर फ्रैक्चर, टिल फ्रैक्चर जस्ट बिफोर फ्रैक्चर, उस वो जो एनर्जी ऑब्जॉर्व किया उसको क्या कहते हैं, टफनेस। एक तरह का बेंड टेस्ट से इसकी टफनेस लेते हैं। मशीन होता है बेंडिंग मशीन, उसमें हम ऐसे लगा के उसको बेंड करके देखते हैं कि वो कितना एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है फ्रैक्चर के बिफोर। ठीक है, फ्रैक्चर के बिफोर। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास है हार्डनेस क्या होता है, इट इज द रेजिस्टेंस फॉर द इंडेंटेशन और अब्रेशन और स्क्रैच। हार्डनेस क्या है कि कोई बॉडी को आप लेट से, ये हमारा बॉडी था, ठीक है, तो उस पर आप क्या करोगे, इंटेंट करोगे या उस बॉडी को स्क्रैच करोगे, आप उसमें जो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, वो जो एनर्जी होता है उतना जो रेजिस्ट करता है अपने इंडेंटेशन को, उसको हार्डनेस कहते हैं। जैसे इसमें क्या है कि बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ब्रिटेन हार्डनेस नंबर हो गया, रॉकवेल टेस्ट हो गया, विकर मेयर्स हो गया, वो आगे आप पढ़ोगे। यहाँ पर जैसे ब्रिनेल हार्डनेस नंबर दिया हुआ है, इसके थ्रू होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट रखा जाता है कोन के शेप में और देखा जाता है कि वो कितना रेजिस्ट कर रहा है, कितने दूर तक वो जा रहा है, अपना इंडेंट हो रहा है। ये जो प्रोसेस होता है इंडेंट करने में जितना उसने रेजिस्ट किया, एनर्जी लगा, वो क्या कहलाता है, उसका हार्डनेस कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि स्ट्रेंथ क्या होता है, मटेरियल का स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि अपने फ्रैक्चर होने में जो रेजिस्ट कर रहा है, हर बॉडी को जब इसमें डस्टर, इस पर एक टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं, तो इंटरनल एक मॉलिक्यूल्स इसके इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं जो इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, जब तक एक्सटर्नल फोर्स मॉलिक्यूल्स के इंटरनल फोर्स के इक्वल होगा, ये फ्रैक्चर
नहीं होगा। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ग्रेटर देन इंटरनल फोर्स होगा तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, नेकिंग होके वो ब्रेक कर जाएगा। तो जब भी फोर्स लगा रहे हो, चाहे कंप्रेशन में लगा रहे हो तो अपोजिट उसका लग रहा है, टेंशन में लगा रहे हो इंटरनल फोर्स को अपनी ओर, मतलब हमेशा अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं इंटरनल मॉलिक्यूल। तो स्ट्रेंथ वही है। तो प्रॉपर्टी तो रेजिस्ट फ्रैक्चर अंडर लोड। अब देखते हैं हम कि एक और इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं कि रेजिलियंस क्या होता है। रेजिलियंस क्या होता है, रेजिलियंस क्या होता है। जैसे रेजिलियंस क्या होता है कि आगे आप पढ़ोगे हुक्स लॉ, उसमें जैसे स्ट्रेस को बता दिया कि लोड पर यूनिट एरिया, और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो हुक्स लॉ बोलता है कि स्ट्रेस जो है एक लिमिट तक स्ट्रेन का प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एक लिमिट तक स्ट्रेस जो है स्ट्रेन का प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इस पॉइंट में ओ ए जो है एक लीनियर है, यहां तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ये जो एनर्जी है, यहाँ तक जो एनर्जी इसने ऑब्जॉर्व किया ताकि अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर सके, टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल शेप तक, ओरिजिनल शेप जहां तक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, ये लीनियर रिलेशन होल्ड करता है, वहां तक ग्राफ में जब नीचे आएगा जो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। इसको बोलते हैं रेजिलियंस। इसको क्या बोलते हैं, रेजिलियंस। जैसे स्प्रिंग वगैरह के डिजाइन में रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितने लिमिट में वो अपने रिगेन कर लेगा शेप एंड साइज को, उसके डिजाइन में हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका फैटिग। अब हम देखेंगे फैटिग। फैटिग क्या होता है, जैसे हम भी बोलते हैं फैटिग हो गया, हम थक गए। वो होता क्या है कि किसी बॉडी पर आप बार बार रिपीटेड लोड लगा रहे हो, बार बार, तो उसके कारण क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग और रिपीटेड लोड के कारण क्या होगा, उसमें फ्रैक्चर हो जाएगा। उसमें क्या है, फ्रैक्चर होना इनिशिएट कर जाएगा, फ्रैक्चर इनिशिएट हो जाएगा। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको फैटिग कहते हैं। फैटिग वो प्रॉपर्टी है, वो पॉइंट आता है जब फ्रैक्चर होता है किसी बॉडी में, जो फ्रैक्चर किसी बॉडी में होता है ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग लोड, तो उसको क्या कहते हैं, फैटिग। उसको क्या कहते हैं, फैटिग। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आने वाला है, बाद में हम और रेजिलियंस, टफनेस वगैरह को आगे हम देखेंगे, उसका फॉर्मूला भी निकल के आएगा जब हम एनर्जीज वगैरह में पढ़ेंगे इसका। एक देखते हैं क्रिप, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्रिप क्या है प्रॉपर्टी। पहली बात, क्रिप क्या होता है कि एक बॉडी है, उसमें सर्टन तुम लोड लगा दिए और बिलो येल्ड पॉइंट होना चाहिए, येल्ड पॉइंट के बिलो होना चाहिए। येल्ड पॉइंट होता है वो पॉइंट है जहां के बाद बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन नहीं करता है, और इस येल्ड पॉइंट के इधर तो इलास्टिक बॉडी होता है, बॉडी जो इलास्टिक होता है, और इस पॉइंट के बाद प्लास्टिक हो जाता है, मतलब इस रीजन के बाद वो ओरिजिनल शेप एंड साइज को नहीं गेन कर सकता है। तो क्रिप में क्या है, हल्का सा वेट लगा देते हैं, लोड लगा देते हैं, उस वेल पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए। किसके लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, बड़े दिन तक हम छोड़ देते हैं ऐसे प्लेट में लोड लगा, तो धीरे 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 उस बॉडी में डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और एक ऐसा टाइम आता है जब वो क्या होता है, उसका फ्रैक्चर हो जाता है लॉन्ग टाइम में। तो वो जो प्रोसेस हुआ उसको क्या बोले, क्रिप बोलते हैं, उसको क्रिप बोलते हैं। तो याद रखना क्रिप क्या है, टाइम डिपेंडेंट होता है, टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, कि कोई भी बॉडी जब लोड लगा है उस पर बहुत लॉन्ग समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिप बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रिप बोलते हैं। अब नेक्स्ट में जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड डायग्राम। क्या, सिग्मा एंड एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा से हम स्ट्रेस को डिनोट करते हैं और एप्सिलॉन से हम स्ट्रेन को डिनोट करते हैं, और ये डिफरेंट टाइप को, तो वही हम नेक्स्ट में देखने वाले हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन, और अलग अलग मटेरियल्स के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन का अलग अलग कर्व होता है, वो हम पढ़ते हैं।